Namaskar, this is CVR English and it's time to roll the prime time news hour with me, Anukriti Sharma. Prime Minister Narendra Modi has launched 3 Param Rudra supercomputers or Mahacomputers worth 130 crore rupees and has declared that this day, viewers, marks a significant achievement for India in the fields of science and technology, showcasing the country's progress in prioritizing research. He announced the installation of 3 Param Rudra supercomputers in Delhi, Pune and Kolkata and the inauguration of 2 high-performance computing systems, Arka and Arunika. Modi ji further extended his congratulations to the entire scientific community, the engineers and all the citizens of the country for their contributions to these technological advancements. Take a look at this. Thank you. धन्यवाद। अब मैं माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमें संबोधित करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज उपस्थित सभी डायरेक्टर्स, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स और सभी मित्रों और साथ में ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में भारत में इनोवेशन की एक नई परंपरा आरंभ की है। अगर हम देखें, इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां आई है जिनका आज से 10 साल पहले इमेजिन करना भी मुश्किल होता था कि हम भारत में ऐसी चीजें बना सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे बड़ी हम सब युवाओं को, हम सब नौजवानों को, सभी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को जो सबसे बड़ी सौगात दी है वो है हमें अपनी क्षमता में कॉन्फिडेंस लाने की एक बहुत बड़ी शक्ति। जब प्रधानमंत्री जी ने भारत के इंजीनियर्स पे, टैलेंट पे कॉन्फिडेंस रखा तो भारत में टेलीकॉम का 4G और 5G बना और अब करीब 25,000 टावर पे लग चुका है और आने वाले समय में एक्सपोर्ट होने की तैयारी है। जब प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के इंजीनियर्स पे कॉन्फिडेंस रखा तो वंदे भारत बनी और उसके वर्जन 1, 2, 3 नई नई तरह की नमो भारत ट्रेन, वंदे भारत स्लीपर सब बनने लगे। यही चीजें पहले विदेशों से लाई जाती थी। जब प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस के प्रोडक्शन इंजीनियर्स पे कॉन्फिडेंस रखा तो आर्टिलरी गन्स बनने लगी, शिपिंग सिस्टम्स बनने लगे, डिफेंस के, एरोस्पेस के ऐसे सिस्टम्स बनने लगे which we would have never thought that we can ever manufacture them in India. It used to be almost always imported, and in today's world, in the last 10 years, there is so much change in the mindset that we are today thinking, designing, manufacturing, testing, and so many times exporting these systems. ये जो सारी बड़ी उपलब्धियां हैं, ये माइंडसेट चेंज के कारण हो पाई है और ये प्रधानमंत्री जी का देश के सभी साइंटिफिक कम्युनिटी का, इंजीनियरिंग कम्युनिटी पर बहुत बड़ा योगदान है। आज का दिन भी इसी गौरवमयी इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज इनॉग्रेट किया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे और आनंददायक चीज है वो ये कि ये दोनों के दोनों ये कंप्यूटर्स तीनों के तीनों इनके सर्वर्स भारत में बने। भारत की 2 कंपनियां VVDN। थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमें संबोधित करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज उपस्थित सभी डायरेक्टर्स, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स। Union Minister and BJP National President JP Nadda paid a floral tribute to Rani Durgavati in Chhattisgarh's Raipur. This gesture honors the legacy of the revered warrior queen, reflecting Nadda's commitment to celebrating the historical figures who played significant roles in India's history. This tribute also emphasizes the importance of remembering and recognizing the contributions of women leaders in shaping our nation.
स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। रानी दुर्गावती जी अमर रहे, रानी दुर्गावती जी अमर रहे, रानी दुर्गावती जी अमर रहे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। रानी दुर्गावती जी अमर रहे, रानी दुर्गावती जी अमर रहे, रानी दुर्गावती जी अमर रहे। दादा दादा नहीं हटेगा। धैर्य जी, धैर्य जी। अरे सामने सर दे भाई, हम लोग भी हैं। किनारे किनारे कैसे हो गया? थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा। रानी दुर्गावती जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रानी दुर्गावती जी अमर रहे, रानी दुर्गावती जी अमर रहे। Bharatiya Janata Party spokesperson Shehzad Poonawala has condemned Karnataka Chief Minister Siddaramaya's refusal to resign in light of the high-profile Mooda scam, accusing him of exhibiting a brazen attitude after committing such high corruption. He highlighted a High Court order indicating Siddaramaya's abuse of power and also challenged Rahul Gandhi to demand the Chief Minister's immediate resignation, questioning how he could do so given his own involvement in the land-related corruption. कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया का कहना है कि वो रिजाइन नहीं करेंगे। जब उन्होंने कंपेयर करा कि जब एचडी कुमारस्वामी ने रिजाइन नहीं करा तो मैं क्यों करूँ, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने एएनआई के माइक को भी धक्का दे दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? चोरी और उसके ऊपर सीनाजोरी, मतलब कि एक तो करप्शन करना और फिर ब्रेजनली एटीट्यूड दिखाना। आज जब एक हाईकोर्ट का ऑर्डर उनके खिलाफ आ चुका है, हाईकोर्ट का ऑर्डर साफ साफ कह रहा है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आपके परिवार को लाभ मिला है, आपने पावर को अब्यूज किया है, हजारों करोड़ों की जमीन एससी एसटी ओबीसी समाज की आपने लूट ली और परिवार को दी। फिर एक स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आया कि आपके खिलाफ एफआईआर हो। इस्तीफा देने के बदले कांग्रेस पार्टी न केवल भ्रष्टाचार की दुकान पर अब मीडिया का भी अपमान और एससी समाज से आने वाले गवर्नर को भी धमकी देते, धमकी के भाईजान। अब कांग्रेस पार्टी बताए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, संविधान, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, मोहब्बत की दुकान, ये सारी चीजें बोलते हैं, ये क्या मोहब्बत की दुकान है? ये भ्रष्टाचार के भाईजान है। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि सिद्धरामैया जी का इस्तीफा लेंगे नहीं लेंगे। कैसे लेंगे? उन्होंने खुद ने जमीन से जुड़कर कितने घोटाले किए हैं, नेशनल हेराल्ड का घोटाला, दामाद जी का घोटाला, कर्नाटका में खड़गे जी का एरोस्पेस का घोटाला। तो हर जगह कांग्रेस पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, जहां जमीन दिखती है वहां पे हड़पना शुरू कर देती है। तो इसीलिए राहुल गांधी जी भी इन पे कार्रवाई नहीं कर रहे और ये मीडिया को एटीट्यूड दिखाते हैं, मीडिया को गालियां देते हैं। ये इमरजेंसी वाली मानसिकता भी है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो एक बीजेपी सीनियर लीडर से मिले थे, जहां पर उनका सवाल था कि उनके अरेस्ट से उनको क्या प्राप्त हुआ। तो उनका कहना है कि वो, उन्होंने सवाल उठाए हैं कि उनके अरेस्ट से दिल्ली गवर्नमेंट को डिरेल करना चाहते थे। मुझे एक सीनियर आम आदमी पार्टी के लीडर मिले और उन्होंने बताया कि जो भी अरविंद केजरीवाल जी बता रहे सीनियर लीडर ऑफ बीजेपी, वो झूठ बता रहे हैं। तो जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी सीनियर बीजेपी लीडर का नाम बताएंगे, मैं सीनियर आम आदमी पार्टी के लीडर का नाम बताऊंगा। ये आम आदमी पार्टी सबसे झूठी पार्टी है, उनका नाम ही बन जाना चाहिए और अधिक प्रोपेगेंडा, एएपी। मतलब प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ आता है या नहीं आता है आपको?
आप पूरा दिन भर झूठी बोलते रहते हैं। आईबी की रिपोर्ट आ रही है, गुजरात चुनाव जीत रहे हैं। जेटली जी पे आरोप लगाते थे, नाक रगड़कर माफी मांगी। गडकरी जी पे आरोप लगाया, नाक रगड़कर माफी मांगी। झूठ बोलना इनकी फितरत में। बच्चों की सौगंध खाकर झूठ बोलते हैं। बच्चों की सौगंध खाता हूं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, बच्चों की सौगंध खाता हूं लालू जी को जेल भेजूंगा, बच्चों की सौगंध खाता हूं बड़े घर में नहीं जाऊंगा। अब शीश महल से निकल नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी देश की, दुनिया की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। दूसरी बात, आपको कंडीशनल बेल मिली है, कंडीशन लगाकर बेल पे बाहर आए हो। 150 दिन आप जो है अंदर रहे, मुख्यमंत्री के रूप में करते रहे काम। कर्नाटका सीएम सिद्धरामैया Meanwhile, Union Minister Prahlad Joshi has stated that the price hike of ethanol is determined by the Petroleum Ministry and discussions are currently ongoing. He also mentioned that the minimum support price or the MSP is also being reviewed and expressed optimism about good production following a favorable monsoon season for the entire farming community of India. इथेनॉल प्राइसेस के बारे में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जहां तक इंफॉर्मेशन है, एज फार एज माय इंफॉर्मेशन को कंसिडर कर रहे हैं। थोड़ा पीछे करना है यार, प्राइस हाइकिंग के बारे में ऐसे मुझे इंफॉर्मेशन है। तो प्राइस हाइकिंग इथेनॉल का जो है प्राइस ज्यादा करना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री देखते हैं। तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इज ऑफ द मैटर। और जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आवर सी द प्राइम आवर मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द एथेनॉल, इसी कारण हम पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के टच में भी है। इट इज वेल अंडर कंसिडरेशन। तो और एक इनका डिमांड है कि एक तो डिमांड इनका था कि एथेनॉल के लिए बी हेवी मोलासिस, सी हेवी मोलासिस और जूस से अलाउ करना चाहिए। दैट वी हैव अलाउड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन दिस टाइम। कोई बिना कोई पाबंदी के, मिनिमम सी पाबंदी के हम हटा दिया। हम पूरा सभी पाबंदी हटा के, निर्बंध हटा के हमने अलाउ कर दिया है। और एमएसपी के बारे में अभी कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज डेलिब्रेट कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो इज अंडर कंसिडरेशन। एंड पूरा करता हूं ना। और जैसे एथेनॉल के प्राइसेस के बारे में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री देख रही है। एंड एक्सपोर्ट के बारे में भी उनका डिमांड है। एक्सपोर्ट के बारे में मैं यही कहना चाहता हूं, एक्सपोर्ट के बारे में लास्ट ईयर जितना हमारा एक्सपेक्टेशन था उतना स्टॉक नहीं था। तो अभी हम वी विल लुक इनटू इट, व्हाट इज द अवेलेबिलिटी एंड व्हाट मे बी द प्रोडक्शन। आने वाले दिनों में क्या प्रोडक्शन हो सकता है, हम उसके बारे में देख के हम निर्णय लेंगे। सर प्रोडक्शन इस बार मानसून अच्छा होने के कारण प्रोडक्शन का अपेक्षा तो अच्छा है। तो फिर भी एक बार Union Minister Shivraj Singh Chauhan has criticized the Jharkhand Mukti Morcha or the JMM, claiming that they have lost their minds in light of their electoral defeat. He pointed out the withdrawal of security for former Chief Minister Champai Soren, questioning the importance of his safety and also suggesting that his life could be in danger. Chauhan condemned this action and insisted that Soren's safety must be prioritized. He also accused the JMM of misappropriating the funds that were originally intended for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act viewers or the MGNREGA and the Pradhan Mantri Awas Yojana along with the Jal Jeevan Mission, questioning whether any village is receiving the promised drinking water despite a 1,000 crore rupees allocation by the Pradhan Mantri himself. एक तरफ चंपई जी की सुरक्षा बौखलाहट में छीनी, उनके लिए पूरी सरकार, वो और उनकी पत्नी, पति और पत्नी है, और किसी आदिवासी का मान और सम्मान नहीं है।
चंपई जी की जान को खतरा पैदा हो सकता है। अब जो मुख्यमंत्री अपने स्वार्थों के खातिर अपने पिता के मित्र की जिंदगी खतरे में डलवा दे, उसकी बुद्धि का आप अंदाज लगा सकते हो आज वो किस मानसिकता में है। इस तरह की अनर्गल बातों की हम घोर निंदा करते हैं और चंपई जी की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। आप कृषि मंत्री हैं और आज रांची में मुख्यमंत्री ने किसानों का लोन माफ करने की घोषणा की और कुछ किस्त भी दी और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास हमारे पैसे लौटाने के पैसे नहीं है, बाकी षड्यंत्र करने के लिए है। लेकिन ये मनरेगा के पैसे खा गए, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे खा गए, ये जल जीवन मिशन के पैसे खा गए। हजारों करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने भेजे कि घर घर पीने का पानी हेमंत सोरेन जी झारखंड की सरकार दे। या कोई गांव में घर में पीने का पानी आ रहा है क्या? पाइप तक ढंग से नहीं बिछाए। केंद्र का सारा पैसा खा गए, डकार गए। आज तक कहां गए थे कर्जा माफ, अब तक क्यों नहीं किया? जब 10 दिन नहीं बचे, उनको पता है अब आचार संहिता में, तो आज तो कर्जा भी माफ करवा लो, पैसे भी डल। Aam Aadmi Party leader Sanjay Singh has remarked that regardless of the Haryana election results, the key to power would still remain with Arvind Kejriwal. He emphasized the party's key priorities, which include providing electricity, water, education and health facilities. Additionally, he stated that women should receive 1,000 rupees every month and that residents should definitely benefit from free electricity. टिप्पणी करने के अलावा क्या कहेंगे आप? हरियाणा का परिणाम आएगा, उसमें सत्ता का रिमोट कंट्रोल, सत्ता की चाबी केजरीवाल जी के हाथ में होगी और हमारी प्राथमिकता है यहाँ पे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी व्यवस्थाएं हो। माताओं बहनों के लिए 1,000 रुपए की सहयोग राशि प्रतिमाह मिले और बिजली फ्री लोगों को मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। इस पर नहीं तो बीजेपी वालों का काम ही क्या है टिप्पणी करने के अलावा क्या कहेंगे आप? हरियाणा का परिणाम आएगा, उसमें सत्ता का रिमोट कंट्रोल, सत्ता की चाबी केजरीवाल जी के हाथ में होगी। Shiv Sena MP Milind Deora has stated that in politics, individuals must exercise their public responsibilities with maturity, regardless of their party affiliation. He criticized the culture of this reckless statement-making in the opposition, particularly within the UBT, suggesting that such behavior should be curbed by the courts. Deora further expressed his support for the decision regarding Sanjay Raut's conviction. Committed to ensure that the schemes that have been launched for the public, especially those who are needy, reach the intended beneficiaries. In Lok Sabha, we have seen some narratives spread by the opposition which worked in their favor. We call it fake narratives. So, are you prepared for assembly elections? Yeah, I think that certainly we didn't think that the public would fall for those fake narratives propagated by the opposition, but we are being very careful to take a positive, constructive narrative. Right now, the opposition's only objective is to try a fight for who's going to become Chief Minister. Within Congress, there are many Chief Minister aspirants. Uddhav Thackeray ji is trying to convince Sharad Pawar ji and Congress that announced me as the Chief Minister candidate. That's not what we are trying to do. We are trying to ensure that work reaches those who are it's intended to reach. Today, if you live in a city like Mumbai, people have seen massive development which is impacting the way people live. Whether you're someone who uses public transportation, whether you're someone who travels by car, huge improvements, and the idea is to continue to do that good work. Post Lok Sabha election, there were many things which were announced for the public, including Ladki Behan Yojana and other things. Are these going to be a big game changers for the assembly elections? See, I think that the Ladki Behan Yojana, frankly, this is something which many parties in many states in the country are talking about some variant of that scheme, essentially to give those who are most needy some form of a stimulus. But many people talk about these things, but they're not able to implement it. As CM said yesterday at an event, he said many people have talked about khatakhat, but CM believes in fatafat, which is to actually get the things done. So talking about something and actually executing it, these are two very different things.
And he's a doer. His government is a doer. They've actually implemented on the ground. These are not just about politics. These are about actually creating a stimulus in the economy. Today, the biggest beneficiary of the CM's Ladki Behan scheme have been rural women. Empowering rural women, giving them the freedom, the financial freedom, boosting the rural economy. These are very good things for the state. One last question. Today, a court has sentenced Sanjay Raut for 15 days in a defamation case. There are multiple defamation cases. See, all I'll say is this. In politics, when people are given a public voice, regardless of which party you belong to, exercising that public responsibility maturely, responsibly is something everyone should follow. It's unfortunate that the kind of culture that exists, especially while addressing a public rally in Jammu and Kashmir's Ramgarh, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath ji has stated that Pakistan-occupied Kashmir, or the POK, is all set to become a part of India soon, underscoring his own government's commitment to reclaiming that territory. Take a look at this. बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे, भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देता है। जीवन ज्योति बीमा योजना हो या जीवन सुरक्षा बीमा योजना, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण कर दिया है, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री का सिलेंडर उपलब्ध करवा चुका है। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी। Meanwhile, National Conference Vice President Omar Abdullah, running for the Ganderbal and the Burgam Assembly constituencies, criticized the Bharatiya Janata Party for the less than expected voter turnout in the second phase of the Jammu and Kashmir Assembly elections. He expressed his disappointment, stating that he anticipated a higher participation given the absence of a boycott call, threats, or even pressure on the voters. Abdullah attributed the low turnout to the central government's actions, suggesting they aimed to present inflated voter turnout figures as normal. He noted that the people of Srinagar were reluctant to send a misleading message and resented being used for political optics, particularly with the visit of a team of diplomats. क्योंकि श्रीनगर के लोग गलत मैसेज या गलत सिग्नल नहीं भेजना चाहते थे। सच बोलूं तो मैं थोड़ा सा और ये टर्नआउट की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि बॉयकॉट का कॉल था नहीं, कहीं से हमले नहीं हुए, कहीं से वोटरों को दबाने और धमकाने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन मुझे लगता है कुछ हद तक इसमें मरकज़ की हुकूमत का भी कसूर है। उन्होंने जगह जगह हाई टर्नआउट को एक नॉर्मल सी के तरह पेश करने की कोशिश की कि देखो जी, लोग वोट में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए लोगों ने तस्लीम किया है कि वो 370 के हटाने से खुश हैं और मुतमईन हैं। शायद इस बात का रिएक्शन श्रीनगर में हुआ, क्योंकि श्रीनगर के लोग गलत मैसेज या गलत सिग्नल नहीं भेजना चाहते थे। इसके साथ साथ
मरकज की हुकूमत ने एक और गलती भी की, उन्होंने वो डिप्लोमेट्स की टीम लाई और वो शायद ये दिखाना चाहते थे श्रीनगर के हवाले से कि देखो जी श्रीनगर में इतनी बड़ी तब्दीली आई, तो श्रीनगर के लोग चाहते नहीं थे कि उनको इस तरह इस्तेमाल किया जाए और उन्होंने कम तादाद में वोट डाले। लेकिन तब भी जितनों ने डाले, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, इस बात के बावजूद कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाले, नोटा डाले या किसी और को डाले, डालने की उन्होंने वो घर से आए डाले वोट, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सच बोलूँ तो मैं थोड़ा सा और ये टर्नआउट की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि बॉयकॉट का कॉल था नहीं, कहीं से हमले। Today, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel participated in the chemical and the petrochemical conclave. The post-budget analysis of 2024 and building a sustainable industry for a Vikasit Bharat at 2047 in Ahmedabad to explore the impact of the interim union budget on India's economic trajectory. Some context here. The vision of Vikasit Bharat at 2047 is to actually transform India into a developed nation by 2047. This event aimed to bring together industry leaders, policy makers, academicians and other stakeholders to address challenges and to also strategize for a sustainable industrial future. Discussions primarily focused on leveraging the emerging technologies, adopting green practices, ensuring safety and also promoting responsible waste management. Chairman, Chemical and Petrochemicals Committee, SOCHM, Gujarat Council, and Shri Jaimin Shah, Coach. Well, that brings me to the close of this special edition of Primetime News Hour with me, Anukriti Sharma. Keep watching CVR English for more news and updates.